अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर सर इरफान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैम बायो अकेडमी। अच्छा बच्चों, 9th क्लास की केमिस्ट्री की जो बुक है मैं उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, इसके बारे में आज हम लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या चीज होती है और कुछ ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेक्चर करने से पहले आप लोग फौरन से क्या करो, अपनी बुक अपने पास रखो, अपनी नोटबुक अपने पास रखो और प्लस एक पेंसिल। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवाऊंगा वो साथ मार्क कर लेनी है और आपने क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। आइए बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर एक बुक है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस की बुक। लेकिन उस साइंस की बुक में आपने मैकेनिक्स जो टूल्स हैं वो भी पढ़ लिया होंगे, आपने केमिकल रिएक्शंस भी देखे होंगे, आपने प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको भी आपने देखा होगा साइंस की बुक के अंदर। मतलब ये सारी चीजें ना आपने एक ही बुक के अंदर क्या की होंगी, डिस्कस की होंगी, वो पढ़ी होंगी। लेकिन बच्चों अब आपका लेवल हो गया अपग्रेड, अब आप 9th क्लास में आ गए हो। तो ये जो साइंस की बुक है इसको मजीद ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है एंड मैथमेटिक्स, और भी डिफरेंट आती हैं, लेकिन मेजर मैंने आपको बता दी है जो आप लोग पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अब आपने इसमें जो आ जाता है बायोलॉजी, वो आप बायो में पढ़ते होगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वगैरह में, फिजिक्स में आप लोग मैकेनिक्स टूल्स को स्टडी करते होगे। अब हम जो बात करने लगे हैं वो है केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री क्या चीज होती है। तो बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर नोट किए हुए हैं जो आपके बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या चीज होती है बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties, composition and the structure of substance। कि हम केमिस्ट्री में क्या चीज देखते हैं बेटा, कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, अब सवाल पैदा होता है कि सब्सटेंस क्या चीज है। तो बेटा सब्सटेंस हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंस। अब दिमाग में सवाल आता होगा कि सर ये मैटर क्या चीज है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, इस दुनिया में कोई भी चीज अगर मैस रखती हो और ऑक्यूपाई करती हो स्पेस, यानी कि कोई ना कोई उसका वजन हो और कोई स्पेस को घेरती हो, कोई जगह को घेरती हो, बेटा वो आपके पास क्या होती है, मैटर। तो ऑलमोस्ट इस दुनिया में जो सारी चीजें हैं वो सारी क्या है, आपके पास मैटर है। जैसे मिसाल के तौर पर मार्कर है, ये भी मैटर है, व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है, मैटर है। तो बेटा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो उसे हम नाम क्या देते हैं, सब्सटेंस। तो हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि जो सब्सटेंस है उसको हमने क्या देखना है, उसकी प्रॉपर्टीज। लाइक मिसाल के तौर पर एक सब्सटेंस मैं ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ सके। वाटर, सपोज करेंगे आपके पास सब्सटेंस है, मैंने इसकी क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बेटा दो तरह की होती हैं, फिजिकल भी और केमिकल की। लाइक मैं वाटर का देखता हूं कि इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है आपको पता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपने कोई भी सब्सटेंस है जैसे वाटर है तो आपने उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, या लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, या ये देखना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कि ये किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरह से बिहेव करता है। जैसे वाटर पोलर नेचर रखता है, आप लोग आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ोगे कि पोलर चीज क्या होती है। तो बात समझ आ गई कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, आया वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, या वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो उसकी बेटा कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है, कि वो सब्सटेंस किससे मिलकर बना हुआ है। तो आपको देखो यहां पे क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये उसकी क्या होती है बेटा, कंपोजिशन होती है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, वो कार्बन से मिलके, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो बेटा ये उसकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है। और हमने क्या देखना होता है, प्लस स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, कि जो सब्सटेंस है उसके जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह से टेट्राहीड्रली एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, अरेंज हो रहे हैं। तो बेटा ये होती है आपके पास केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या बताती है, केमिस्ट्री कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल, प्लस उसकी कंपोजिशन कि वो चीज किससे मिलके बनी हुई है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस कि उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हैं। तो ये बेटा हमें केमिस्ट्री बताती है। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि बेटा इसकी क्या अहमियत है, तो वो कहते हैं इट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। अब देखें बेटा, कोई भी मैटर के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज आ सकता है।
लाइक मिसाल के तौर पर मैं एक मैटर की बात कर लेता हूँ, पानी की बात ही कर लेते हैं, H2O की। तो बेटा जब ये H2O आइस की फॉर्म में होता है तो आपको पता है सॉलिड है, बर्फ़ क्या होती है, सॉलिड होती है। तो जब हम इसको हीट करते हैं या वैसे ही हम इसको बाहर रख दें तो आपको पता है आइस आहिस्ता आहिस्ता क्या होनी शुरू होती है, मेल्ट, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम उसको अगर हीट प्रॉपर और करती है तो बेटा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या आ रहा है, ये मैटर के अंदर चेंज आ रहा है। पहले वो सॉलिड थी, उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई और लिक्विड से वेपर्स, यहां जैसे हम गैस कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होगी। तो हमें केमिस्ट्री क्या बताती है कि किसी भी मैटर के अंदर कोई चेंज आ जाए, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, उसके बारे में भी हमें ये केमिस्ट्री ही बताती है कि कैसे आया भाई, क्यों आया ये चेंज। अगला ये बेटा जब भी कोई चेंज आता है ना किसी भी मैटर के अंदर तो वो फिजिकल के कुछ लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इन लॉज को फॉलो किया जाता है इन चेंजेस में। लाइक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर लेते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बेटा मास होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, कि मास को ना हम बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, बल्कि वो एक से दूसरी फॉर्म में, जैसे कि रिएक्टेंट है, उनका जो मास है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि वो मास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं एक सब्सटेंस ले लेता हूं, देखो बेटा H2O, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसका मास कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन है, इसका बेटा मास कितना है आपके पास 16। तो H2O किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है ना। तो हाइड्रोजन का मास 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास हो गया उसका, एक हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है, और ऑक्सीजन है 16, तो 16 + 2 कितने हो गए 18। तो रिएक्टेंट्स क्या थे आपके पास, हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन थे। तो जब आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या चीज बन गई बेटा H2O। तो देखिए उसका मास उतना ही है 18 है, तो क्या मास खत्म हो गया, का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं भाई, उसका मास जो है था रिएक्टर में वो कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बेटा आपके पास क्या होती है, वाटर होती है। तो देखिए 18 आ गया। तो इस तरह ये कुछ लॉज होते हैं बेटा जो फॉलो किए जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो फिजिक्स के लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वो भी आगे थोड़ा सा आएगा, मैं आपको डिस्कस करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ये इंपॉर्टेंट सुन लें, इट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। ये आपकी बुक की वर्डिंग बेटा यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बुक से पढ़ने में। इट आल्सो डील्स विद द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस, मतलब कि ये जो चेंजेस आती हैं, गवर्न मतलब उनको फॉलो किया जाता है, टू रूल किया जाता है उनको बेटा इन चेंजेस को फिजिक्स के कुछ लॉज के साथ। आगे हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देखो बेटा केमिस्ट्री की ना डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब केमिस्ट्री बहुत जगह पे फैली हुई है। तो बेटा इसलिए हमें आसानी के लिए उसको समझने के लिए कुछ ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया। जैसे कि आज हम 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन 3 ब्रांचेस को बेटा हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, देखिए नाम से इंडिकेट है फिजिकल। फिजिकल जो वर्ड निकला है बेटा किससे निकला है, फिजिक्स से। और केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है कि जिसमें हम किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन वगैरह को हम देखते हैं। तो बेटा यहां पर फिजिक्स की किसके साथ दोस्ती होने जा रही है, यहां पर बच्चों फिजिक्स की दोस्ती होने जा रही है केमिस्ट्री के साथ। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक देखने को फैक्ट मिलेगा कि किस तरह केमिस्ट्री में फिजिक्स का रोल है। अब मैं बताता हूं, देखिए बेटा आपके पास कोई सब्सटेंस है तो उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है, ये हमें किससे पता चलता है, फिजिक्स से कुछ फंडामेंटल लॉज है उन कानून से हमें पता चलता है कि किस तरह केमिस्ट्री के अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, वो हमें पता चलता है फिजिक्स के कुछ लॉज की मदद से। जैसे मिसाल के तौर पर बेटा आइस मेल्ट हो रही है, क्यों मेल्ट हो रही है, क्योंकि सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो बेटा ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसी तरह बेटा बैटरी होती है, आपको पता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस वगैरह फ्लो कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेटा ये भी किससे पता चलता है, फिजिक्स के लॉ से पता चलता है। तो इस तरह फिजिकल केमिस्ट्री हेल्प करती है कि जो सब्सटेंस के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या बिहेवियर शो करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसा है, ये सारी इसकी मदद से पता चलता है। क्या बता रहे, डेफिनेशन बुक से पढ़ रहा हूं, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किसकी ब्रांच है बेटा, केमिस्ट्री की ब्रांच है, दैट डील्स, जो किसके बारे में बताती है, हाउ सब्सटेंस बिहेव, के सब्सटेंस किस तरह से बिहेव करते हैं एटॉमिक और
मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन, किसके बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है कि कैसे फंडामेंटल फिजिकल लॉज जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कंजर्वेशन ऑफ मास है, कि किस तरह से वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किस चीज को, कि एटम्स के अंदर क्या चेंज आता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या चेंज आता है, और वो कौन सी स्पेसिफिक खसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल बता दिए, आइस है, मेल्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो सराउंडिंग से हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये रिएक्शन क्यों होता है, या एटम्स आयन किस तरह से बिहेव करते हैं, ये कौन बता रहा होता है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री बता रही होती है। अगर हम इसके यूजेस देखते हैं तो बेटा देखें, सबसे पहली बात बताइए, इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट का मतलब पता चलना किस चीज के बारे में, द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा है वो कितनी स्पीड से हो रहा है या स्लो हो रहा है, ये भी कौन बताता है? हमें फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। और प्लस जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, अच्छा वो जो इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स को बनाया जाता है, और उन केमिकल्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री का है। अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं आपको, अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था बेटा, तो अमोनिया को बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में बनाया जाता है। अगर उसको मैं रिएक्शन कुछ नोट करता हूं, यहां पर देखिएगा प्लीज, 3H2 प्लस N2 2NH3, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखिए आपको क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और फिर वो क्या चीज बन रही है? अमोनिया। अब आपको पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होना, उसकी कोई ना कोई कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि कितना टेम्परेचर देना है, कितना प्रेशर देना है। अब फिजिकल केमिस्ट्री इसमें क्या हेल्प कर रही होती है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री हेल्प करती है कि भाई इस रिएक्शन को करवाने में कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना आपको प्रेशर चाहिए, ताकि आपको ये जो यील्ड है या ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम मिले। तो ये कंडीशन होती है बेटा ऑप्टिमाइज कंडीशन। ऑप्टिमाइज कंडीशन ऐसी कंडीशन जिनमें हमें प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा मिले, कि हाँ भाई कितना टेम्परेचर रखना है, कितना प्रेशर रखना है, वो जब एक्यूरेट प्रेशर और टेम्परेचर होगा तो हमें मैक्सिमम यील्ड मिलेगी किसकी? अमोनिया की। ये बेटा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कि कंडीशंस क्या रखनी है। तो सेकंड यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन। ये बताया ना कि कंडीशंस कौन सी रखना? ऑप्टिमाइज रखना। ऑप्टिमाइज मतलब जिसमें आपको पैदावार मैक्सिमम मिलती है। टू कैरी आउट द रिएक्शंस, रिएक्शन को करने में किस पैमाने पे बेटा? इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो बेटा ये आपके पास एक यूजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ब्रांच है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। इसका मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम उन कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिनके अंदर कार्बन या तो हो ही ना, या अगर हो तो बहुत कम अमाउंट में हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी कहां पर किया जाता है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दोबारा से बात रिपीट कर रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा ऐसी ब्रांच है जिसमें ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है कि जिसमें कार्बन या तो हो ही ना, अगर हो तो वो लिटिल अमाउंट में हो। तो उन कंपाउंड्स को इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है इनऑर्गेनिक में। तो बेटा देखें इन कंपाउंड्स की क्या चीज को स्टडी किया जाता है इसमें, कि उनकी सिंथेसिस, कि वो कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, उनकी कंपोजिशन, कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब वो उनकी बनावट किस तरह की है, किनसे मिलकर बने हुए हैं। प्लस उनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है कि उनके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और प्लस उनके अंदर जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अरेंज हैं वो किस तरह से अरेंज है। तो ये सारी चीजें बेटा किस में स्टडी की जाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब मिसाल के तौर पर मैं बात कर लेता हूं अमोनियम नाइट्रेट की, NH4NO3। बेटा अमोनियम नाइट्रेट आपके पास क्या होता है? ये बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर है। आपको कहीं भी देखें इसमें कोई भी आपको मिल रहा है कार्बन? नहीं, क्यों? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक आपके पास कंपाउंड है। तो बेटा इस तरह के कंपाउंड्स को स्टडी करना, क्या कि भाई बनते किस तरह से हैं, इनके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये इसकी कंपोजिशन है, और इनके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हुए हैं। तो ये सारा कुछ बेटा किसमें स्टडी किया जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बेटा ये आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं इनकी कंपोजिशन? ये आपके पास कोई मेटल भी हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, कोई आपके पास नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, या ये उन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर भी हो सकते हैं, या आपके पास कोई सॉल्ट है जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, या आपके पास कोई बेस हो सकती है NaOH। तो आपको देखें यहां पे कोई भी नजर आ रहा है कोई कार्बन? क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अगर हम देखें इसका स्कोप कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां पर इस्तेमाल होते हैं, तो बेटा ये फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने यहां पे बना के दिखाया अमोनियम नाइट्रेट, बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर है
जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वहाँ से वो लेते हैं, अपटेक करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कुछ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बेटा कैटलिस्ट उन्हें कहते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। कुछ जो है वो पिगमेंट के तौर पर बिहेव करते हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड होता है बेटा, TiO2, ये जो है वो वाइट कलर का पिगमेंट होता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है एक तो सनस्क्रीन के तौर पे, उसके अलावा प्लास्टिक में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर होता है। और प्लस आपको पता है कोटिंग के लिए, जैसे कि कुछ ऐसे आपके पास मेटल्स होती हैं जिनके ऊपर हम जैसे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, क्रोमियम की कर देते हैं ताकि उसको जंग से बचाया जा सके, तो उनमें भी और उसके अलावा और भी बहुत सारे यूज होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनके अंदर कार्बन हो। लेकिन कार्बन तो काफियों में होता है, लेकिन उसके कौन से, तो वो लिखा हुआ है किनके बेटा, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, कि ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनके अंदर क्या हो, कार्बन हो। मिसाल के तौर पर हाइड्रोकार्बन्स, नाम से इंडिकेट है, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन मींस कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स बेटा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बना होता है, हाइड्रोजन के साथ। जैसे आपके पास बेटा मीथेन है, जैसे आपके पास ईथेन है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से मुराद क्या होता है बेटा, कि जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हों। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ये देखिए जरा, आपके पास है ये एक मीथेन बनाया है, इसको मैं इस तरह से स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट कर दिया है, और सपोज करें आपके पास क्लोरीन Cl2 है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब सनलाइट की मौजूदगी में क्या होता है, इनका ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये H इसके साथ मिलके क्या बना देता है बेटा, HCl, और प्लस ये जो Cl है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाता है, तो इसको मैं इस तरह से लेता हूँ CH3Cl। अब बेटा ये जो आपके पास कंपाउंड है ना, मिथाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड कहां से बना है बेटा, ये कंपाउंड बना है इससे, जो कि आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो बेटा ये जो कंपाउंड है ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। तो यही वो बात कर रहा है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और उसके साथ उसके डेरिवेटिव्स, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड निकले होते हैं उनको स्टडी करते हैं। अदर देन इट सिंपल सॉल्ट, और ये वो बात बता रहा है कि जो सिंपल जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, जैसे कि आपके पास कार्बोनेट्स हैं, CO3, बाइकार्बोनेट्स हैं, ACO3, ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बाइड्स हैं, कैल्शियम कार्बाइड्स। तो बेटा जितने भी आपके पास सिंपल कार्बन्स होते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनको स्टडी नहीं करते, इनको इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम इस ब्रांच में देखते हैं कि किन चीजों को स्टडी किया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इनकी फॉर्मेशन ये किस तरह से बनते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इनकी कंपोजिशन मतलब किन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, और जो आपस में इनका रिएक्शन होता है दोनों कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, वो किस तरह का होता है। और प्लस आपकी बुक पे लास्ट पे इसका स्कोप दिया गया बेटा, वो यहाँ पे जगह कम थी तो मैं लिखा नहीं है, बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा आपको हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। जैसे ह्यूमंस हैं तो बेटा हमारा जो सेल का DNA है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सारे बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इवन हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, गोश्त में प्रोटीन होता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे प्लांट्स हैं, या चाहे और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बेटा उन सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी भी जो है वो इन्हीं कंपाउंड से मिलके बनी होती है। होप सो आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, वो अपनी बुक पे मार्क कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।